26 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पूछा गया यदि समीकरणों 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 10x माइनस के वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 का कोई हल संभव नहीं है तो k का मान कितना होगा। अब देखिए ये सवाल हमने प्रीवियस वीडियो में कराया था कि जब भी कोई हल संभव नहीं होगा तो k का मान हम कैसे निकालते हैं। ये समीकरण हमारे किस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। इस टाइप की कंडीशन में हमने बताया था कि जब भी कोई हल नहीं होगा तो a1 अपान a2 बराबर हमारा b1 अपान b2 होता है। ये कंडीशन हमने आपको बताया था कि जब भी कोई हल नहीं होगा तो ये। अब a1 होता क्या है, a1 x का गुणांक होता है, b1 हमारा y का गुणांक होता है। तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है 4 लिखेंगे, दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक यानी a2 हमारा हो जाएगा 10 बराबर लिखेंगे। b1 हमारा पहले वाले समीकरण में 3 दिया गया है और यहां पर दिया गया माइनस का k, इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस का 4k बराबर हमारा आएगा 30, तो k बराबर कितना आएगा, k बराबर माइनस का आएगा 7.5, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं। लिखा हुआ है एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से कितना अधिक है, 30 अधिक है। 30 अधिक है और आपको बताना है संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिए गए 16, 36, 25, 49, ठीक है ना। एक संख्या हमने मान लिया x है, अपने वर्गमूल से कितना अधिक है, 30 अधिक है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यानी दोनों तरफ हमें वर्ग करना पड़ेगा, फिर द्विघात समीकरण बनाएंगे। ये फालतू का काम नहीं करना है ना, इतना टाइम किसके पास है कि वर्ग करे फिर स्क्वायर, ये सब नहीं करना है। अब आपको ऑप्शन ले लेना है। ऑप्शन ले लीजिए पहला, अगर हमने मान लिया कि संख्या x बराबर पहली ऑप्शन 16 है, यहाँ दोस्तों 16 रखेंगे, यहाँ 16 का वर्गमूल लेंगे 4 आएगा, और 4 प्लस 30 क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल नहीं होगा। अब हम ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा को ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका क्या हाल होता है। 36 नंबर, यहां पर अगर हम 36 ले लेंगे तो यहां पर 36 का वर्गमूल 6 होता है और 30 बिल्कुल बराबर आ गया। बस विकल्प नंबर आपका दूसरा वाला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के प्रश्नों को आपको ऑप्शन से सहारा लेना है तो जल्दी आपका लग जाएगा। 28 नंबर बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए पूछा गया है एक वर्ग के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। विकर्ण का संख्यात्मक मान क्या होगा। देखो सबसे पहले हम वर्ग बना लेते हैं। ये हमारा एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी को पता होगा, और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसका जो विकर्ण होता है, अगर इसकी भुजा मान लेते हैं, वर्ग की भुजा a है, प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो दोस्तों इसका जो विकर्ण होता है a√2 होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। अब सवाल को ध्यान से पढ़िए, वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल तो आपका a स्क्वायर होगा। वर्ग का जो क्षेत्रफल है आपका लिखा हुआ विकर्ण के आधे के बराबर है, यानी विकर्ण तो a√2 होता है, a√2 के आधे के बराबर है। बस इसको आपको ऐसे कर लेना है, a से a कट गया, a बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी √2/2, ये आ गई, ठीक है ना। अब ये हमारा आ गया, तो अब चाहो तो इसमें ऐसा कर लो, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। √2 का हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हो गया 2, नीचे भी है 2, तो 2 से 2 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा a की वैल्यू 1/√2। ये आप यहां तक कर लेंगे, a की वैल्यू हमने निकाल लिया है। अब वर्ग का विकर्ण पूछा गया है, वर्ग का विकर्ण तो a√2 होता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर a की वैल्यू तो हमने निकाल लिया है 1/√2, है ना, और √2 मल्टीप्लाई में रहेगा, तो √2 से √2 कट गया। आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर पहला, ए नंबर, यानी ए नंबर का ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ, एक इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 29 नंबर बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है और चौथे कोण का मान 150 डिग्री है। समान कोणों में से प्रत्येक का मान कितना होगा। देखिए सभी लोग ईमानदारी से पेन कापी लेके लगाइए, तभी आप सीख पाएंगे। अगर ऐसे आप तुक्का लगाएंगे तो फिर आपके सवाल नहीं लग पाएंगे। मैथ में आपको पेन कापी लेकर जरूर बैठना है। यहां पर देखिए एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है। देखिए चतुर्भुज के जो टोटल हमारे एंगल होता है वो कितना होता है, चतुर्भुज की अगर हम बात करते हैं टोटल हमारा एंगल कितना होता है, पूरा हमारा 360 का चक्कर होता है, ठीक है ना, पूरा 360 का होता है। चौथे कोण का मान दिया गया है, अब बोला गया तीनों कोण समान है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, पहले 360 में से 150 को माइनस कर देते हैं। आपने कहा 210 आएगा। अब देखिए 210 में हमारे 3 कोण मतलब शामिल हैं, और तीनों कोण हमारे कैसे हैं, समान हैं। तीनों कोण समान हैं, इसका मतलब यहां पर 3 से भाग कर देंगे, तो आप कहेंगे प्रत्येक जो कोण होगा आपका 70 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका क्या होगा। सवाल को ध्यान से पढ़िए, लिखा हुआ है दो चचेरे भाइयों की वर्तमान आयु का योग 54 है।
11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था, बड़े भाई की वर्तमान आयु कितनी है? यहां पर आपको जवाब देना है, आंसर क्या होगा। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं, दो चचेरे भाइयों की वर्तमान उम्र का योग दिया गया है 54 है। 11 वर्ष पहले बड़ा भाई छोटे भाई से 3 गुना बड़ा था, तो हमने मान लिया कि यहां पर देखिए, यहां पर बिग ब्रदर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं स्मॉल ब्रदर यानी छोटा भाई, और इससे ये 3 गुना क्या है, बड़ा है, यानी ये 1 है तो ये 3 होगा, 3 गुना बड़ा था, सीधी सी बात है। लेकिन दोस्तों ये 11 वर्ष पहले है, याद रखिएगा ये 11 वर्ष पहले है, लेकिन यहां पर जो वर्तमान उम्र दिया गया है दोनों का, चचेरे भाई हैं उनका उम्र दिया गया है, उनका दिया गया है कि उन्हीं दोनों का उम्र का योग 54 है। लेकिन दोस्तों ये वर्तमान है, और यहां पर जो ये 1 और 3 लिखा है ना, ये 11 वर्ष पहले के लिखा हुआ है, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो 4 आएगा। अब गलती से इसके बराबर 54 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये वर्तमान दिया गया है, ये वर्तमान थोड़ो, ये तो 11 वर्ष पहले है, तो 11 वर्ष पहले यहाँ भी चलेंगे, तो 11 वर्ष पहले उनके दो चचेरे जो भाई हैं दोनों की उम्र 11-11 कम होगी ना, 2 लोग शामिल हैं, दोनों का टोटल है, तो 11-11 यानी दोनों दोनों कम होंगे, यानी 22 इसमें कम कर देंगे। तो 54 में से दोस्तों अगर हम 22 को कह दें कम कर देंगे तो कितना बचेगा, आपने कहा 32 बचेगा, यानी 4 यूनिट की वैल्यू 32 के बराबर दिया गया, 1 यूनिट आपका आ जाएगा 8 के बराबर, 1 यूनिट 8 के बराबर, तो ये आ जाएगा 8 त्रिका 24, यानी ये हमको पता चल गया कि जो बड़ा भाई है उसकी उस समय 11 वर्ष पहले जो उम्र है उसकी 24 हो जाएगी, और अगर इसकी छोटे भाई की बात करते हैं तो 8 हो जाएगी। हमें छोटे भाई से कोई मतलब ही नहीं है, बड़े भाई पूछा गया है, तो 11 वर्ष पहले बड़े भाई की उम्र 24 है, तो अगर हम आपसे कहें कि वर्तमान में कितनी होगी, तो 11 इसी में आप कहेंगे जोड़ दीजिए, तो 24 11 कितना होता है, 35 वर्ष। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताइए क्या होगा। यहां पर क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए फिर लगाइए। प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के किराए पर और शेष का 60% घरेलू व्यय पर खर्च करती है, ठीक है, और वह प्रत्येक माह 63 रुपए की बचत करती है, तो उसकी कुल मासिक आय कितनी होगी। 31 नंबर में आपको जवाब देना है। हमने मान लिया कि उसकी जो टोटल आय है कितनी थी, 100% थी, अब 100% में उसने 30% खर्च कर डाला, तो उसके पास शेष कितना बचेगा, आपने कहा 70% बचेगा, हमने कहा बिल्कुल सही है। अब शेष का 60% यानी 70% का दोस्तों 60% निकालेंगे, तो आप कहेंगे इसका आएगा कितना आएगा, 70 बचेगी, मान लो 30% खर्च कर डाला, तो 60% 60/100 यानी 0 0 काटेंगे, यानी ये आपका आ जाएगा 42, कितना बच जाएगा 42%, ठीक है ना, 42% आपका बच जाएगा शेष का। अब यहां पर आगे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कुल खर्च, तो देखिए पहले क्या था कि पहले वो जो खर्च किया था, पहले खर्च कितना किया था, पहले आपका 30% तो खर्च किया था, तभी तो आपका शेष बचा था, आपका 70% शेष बचा था। यहां पर बोला है ना प्रत्येक माह बचत करती, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं कि उसने ओवरऑल खर्च कितना किया, पहले 100% था, मान लीजिए 100 का उसने 30% खर्च कर डाला, शेष हमारे पास बचा था 70, 70 का हमने 60% निकाला, ये 42%, यानी ये इधर ये भी खर्च कर रही है और इधर पहले जो 30% था वो भी किया है, तो 42-30 टोटल कितना होगा, 42-30 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे टोटल खर्च किया है 72%, ये टोटल खर्च किया गया है। अगर हम कहते बचत कितना होगा, तो आप कहेंगे 100 में 72 घटा लीजिए, तो बचत हमारी दोस्तों आ जाएगी 28%, कितनी आ जाएगी 28% बचत आ जाएगी, और यही क्वेश्चन में दिया गया है 6300 के बराबर है, और हमसे आय पूछा गया है, आय यानी हमें 100% निकालना है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं, 7 चौको 28, 7 नहीं है 63, जीरो आएगा, और ये फिर से काट लीजिए, 4 दूनी 8 और एक बचेगा, 4 दूनी 8, 4 पंची भी 225 डबल जीरो, 225 डबल जीरो कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए एक हमारा ग्राफ का सवाल है, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, सवाल काफी बड़ा है। देखिए सवाल को थोड़ा सा पहले हम आपको यहाँ पर चार्ट दिया गया है, चलो यहाँ पर हम सीधे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्वेश्चन बड़ा है इसलिए थोड़ा हमें छोटा हमें करना ही पड़ेगा। चलो देखो कोशिश करो, दिख रहा होगा अच्छे से, ज़्यादा जूम करेंगे फिर क्वेश्चन आप समझ नहीं पाएंगे, है ना। चलो यहाँ पर देखिए आपको बताना है, चलो यहाँ पर वाहन वाहन सब दिए गए हैं, लेकिन आपको पहले बता दे रहे हैं नोट, जो कि पहला स्तंभ जो आपका ये भूरे कलर का है ना, ये वाला पहला जो स्तंभ है, ये जो भूरे कलर का है, ये आपको बता रहा है बाइक की संख्या, यानी पहला वाला जो है बाइक बता रहा है और दूसरा वाला बता रहा है टोटल, ठीक है ना। पहला वाला बाइक बता रहा है संख्या और दूसरा वाला बता रहा है टोटल, इतना आप समझ गए। अब थोड़ा सा हम जूम लाउट कर देते हैं अच्छे से। चलो यहाँ पर देखो, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलो ये ऑप्शन ऑप्शन क्या करोगे, चलो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन भी दिखा देते हैं। चलो अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चलो अब आपको दिख रहा होगा,
यहाँ पर देखिए पूछा गया है, दिए गए डेटा के आधार पर मार्च 2017 में बाइक के अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए मार्च 2017 में पहले आप चलिए, है ना, मार्च 2017 तो आपका ये वाला हो गया, मार्च ये वाला हो गया 2017, ठीक है। मार्च 2017 यहाँ पर बाइक की संख्या बता रहा है या तो टोटल बता रहा है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है पंजीकृत अतिरिक्त पंजीकृत वाहनों की संख्या बताना है। बहुत ही सिंपल है, चलिए जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए टोटल तो हमें पता है ये 25 है, ये इतने हमारे ये टोटल है, इसमें बाइक इतने, तो 25 में से अब 15 घटाएंगे तो आप कहेंगे 10 आएगा, लेकिन संख्या हजारों में थी तो 3 जीरो और बढ़ा लीजिए, बस यही यही आपका आंसर हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है 10,000। इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर होगा, ठीक है ना। सिंपल था, कुछ घटाना था बस। देखिए सवाल देखने में बहुत बड़ा था लेकिन सवाल में कोई खास दम नहीं थी, इसीलिए कह रहे हैं ग्राफ वाले सवालों को छोड़ के मत आइएगा, जरूर लगाइएगा। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। सरल करने वाला सवाल है, सिंप्लीफिकेशन का है। सबसे पहले देखिए ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, पहले इसको हम सही बटा हटाते हैं, 3 गुणा इसमें करेंगे, 3 अट्ठे 24, एक जोड़ देते हैं तो 25/3 आएगा, गुणे 5 चौको 20 यानी 21/5 आएगा। और हमने बताया है कि जब भी भाग का साइन होता है ना, इसको आगे गुणा बना लो, है ना, और ये आएगा 4 पंचे 20, 21/4, 21/4 आएगा ना। लेकिन आपने क्या किया है, यहाँ पर भाग को गुणा बनाया है ना, तो अब ये उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, उल्टा का मतलब 4/21 लिखेंगे, ये याद रखना है। यहाँ पर गलती मत करिएगा, क्योंकि प्लस के भाग के साइन को अगर हम गुणा में कन्वर्ट करते हैं तो जो आगे नंबर होता है ना वो उल्टा कर देते हैं। तो ये 21/4 आएगा ना, तो रिवर्स कर देंगे 4/21। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 25, और यहाँ पर 20/3 आएगा, और 20/3 का मतलब होता है 6 सही 2/3। विकल्प नंबर 33 नंबर का डी नंबर क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है, यहाँ पर परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार हैं, चलो ये सब हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, सीधे हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पर बताइए 34 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 34 नंबर का आपको जवाब देना है, ठीक है ना। चलो यहाँ पर देखिए पूछा गया है, 34 नंबर सवाल है, नगर ई से परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी। नगर ई की बात कर रहे हैं, नगर ई हमारा ये है, और यहाँ पर 1.85 लाख है, संख्या लाखों में है, तो इसको हम 1,85,000 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 1,85,000। और यहाँ पर पूछा क्या गया, पास होने वाले, तो पास फेल का अनुपात दिया गया, यानी पास ये है तो लिखेंगे 3, और टोटल कितना हो जाएगा 5। अगर फेल का पूछते तो 2/5 कर देते, और यहाँ पे हमें कितना दिया गया 1,85,000, है ना, 1,85,000, 1.85 लाख को हम ये भी लिखा जाता है, आपको ये जानकारी होगी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 5 त्रिका 15 और बचेगा 3, है ना, और 5 सत्ते 35, सही है, देख लीजिए 37,000 आ जाएगा। अब 37,000 में अभी 3 का गुणा भी तो करना है, तो 0 0 और 0 3 सत्ते 21 और 3 त्रिको 9 2 11, यानी 111। 3 जीरो कहीं लिखा है क्या, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कुल मिला के देखिए, पहले आपको सवाल की लैंग्वेज समझना है, अगर सवाल की लैंग्वेज समझ लिए तो फिर समझ लिए सवाल आपका गलत नहीं हो सकता है। 35 नंबर का जवाब दीजिए क्या होगा। चलिए 35 बताइए, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4,410 हो तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी। देखिए जनसंख्या वाले सवाल भी हमने कराया है, कई बार बताया है कि सबसे पहले देखिए इसको हम फ्रैक्शन से लगाते हैं। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, आपने कहा 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है, बिल्कुल सही होती है। अब बढ़ने की बात बोला है तो 20, यानी पहले लिखेंगे 20 और फिर कर देंगे 21, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 20 और 1 21, ठीक है ना। ये हमारा आ गया बढ़ने के बाद, यानी 20 वाली चीज हमारी 21 हो गई। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जनसंख्या की बात हो रही है ना 2 वर्ष, तो आपको इसको स्क्वायर कर देना है। 3 वर्ष कहेगा क्यूब कर देंगे, 2 वर्ष कहेगा स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद 21 का स्क्वायर 441 होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है ना। ये आपकी जनसंख्या जो होगी ये वाली पूर्व होगी, और ये जनसंख्या आपकी बाद में होगी, यानी वर्तमान भी कह सकते हैं इसी को। प्रश्न में दिया गया है वर्तमान जनसंख्या, यानी बाद वाली जनसंख्या दी गई है, बाद कहिए या वर्तमान कहिए बात एक ही है। और यही जनसंख्या 4,410 के बराबर दिया गया है, और हमसे पूर्व वाली जनसंख्या पूछा है। तो इसका देखिए दोस्तों, ये हमें ये कितने 10 गुना है, तो इसका भी हम 10 गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4,000। विकल्प नंबर इस प्रश्न का डी नंबर राइट आंसर आपका हो जाएगा। सबसे पहले देखिए इसको फ्रैक्शन में लिखिएगा, दोनों को जोड़ के लिखिएगा, 2 वर्ष कहेगा स्क्वायर कर दीजिएगा, और 441 यहाँ पर ये तो बाद वाली देगा या तो पहले वाली देगा। अगर यहाँ पहले जनसंख्या दे देता तो बाद वाला पूछता, तो उसी से आपको तुलना कर लेना है, आपका सवाल का आंसर आ जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है।
पूर्णांकों 1 से लेकर 100 के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या क्या होगी। देखिए अभाज्य युग्म कहे या कहे जुड़वा अभाज्य संख्या, क्या कहेगा, जुड़वा अभाज्य संख्या कहे, जुड़वा अभाज्य कहे या ट्विन प्राइम नंबर कहे, ट्विन प्राइम नंबर कहे, ठीक है ना, ट्विन प्राइम नंबर कहे, सबका दोस्तों मतलब एक ही होता है। अभाज्य युग्म कहे, जुड़वा अभाज्य संख्या कहे, ट्विन प्राइम कहे, तीनों का मतलब एक ही होता है। अब हम कहें 1 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या तो हमारी 25 होती हैं। वैसे विकल्प भी 25 नहीं दिया, नहीं 25 होता तो बहुत लोग 25 का लगा जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर अभाज्य युग्म पूछा है, तो अभाज्य युग्म होता है जुड़वा अभाज्य संख्या। और जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ठीक है ना, जिनमें अंतर 2 का होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर देखिए 3 के बाद 5 अभाज्य संख्या आई, ठीक है ना, ये एक आपका जोड़ा हो गया अंतर, इसको बोलते हैं अभाज्य युग्म और जुड़वा अभाज्य संख्या। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो 5 7 होती है, 5 7, इसमें भी देखिए 2 का अंतर। इसके बाद हमारा 11 13 भी होता है, 11 13 भी होता है ना। 11 13 के बाद आपका 17 19 भी होता है, 17 19 भी होता है। मतलब दो दो के आपके पेयर और अभाज्य संख्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों हमारी अभाज्य भी हमारी होनी चाहिए। 29 31 हो गया, और देखिए 41 43 होगा। इस तरीके से आपको मतलब जोड़े बनाने वाली संख्या देखना है अभाज्य की, इसमें अंतर 2 का होना चाहिए। इसके बाद 59 61 हो गया, बहुत संख्या होती है, 59 61 हो गया। इसके बाद आपका 71 73 होगा, 71 73। अब आप देखिए टोटल कितनी हो गई, 71 73। देखिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल जो हमारी संख्या होती है 8 होती है, याद रखिएगा। इन्हीं को बोलते हैं अभाज्य युग्म में ट्विन प्राइम नंबर। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 का जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए यहां पर पूछा गया है, यदि किसी बंटन का बहुलक 16 है और माध्यिका 21 है तो माध्य कितना होगा, आपको जवाब देना है। देखिए ये भी सवाल हमने कराया इस टाइप का कि बहुलक बराबर, फार्मूला इसका बताया है, बहुलक बराबर हमारा क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है। ये फार्मूला रट्टा मान लीजिए, कई बार पेपर में फार्मूला ही पूछ लिया गया है। ये फार्मूला होता है, बहुलक हमें क्वेश्चन में दिया गया है 16 है, बराबर 3 गुणे माध्यिका हमें दिया गया 21 है, माइनस 2 गुणे माध्य, यानी यही हमसे पूछा गया है। अब आप कहेंगे 16 आएगा और 21, 21 तिरका कितना होता है, 21 तिरका 63 होता है, माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य आपका आएगा, ठीक है ना। 63 में से 16 को माइनस करेंगे 47 आएगा, 47/2, दोनों तरफ माइनस आएगा, कैंसिल हो जाएगा। 47/2, 47 का आधा कितना होता है, 47 का आधा कितना होता है, 23.5 होता है। बस विकल्प नंबर 20 प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 38, जवाब दीजिए क्या होगा। लिखा हुआ है, एक वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के 2 वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। नए पार्क का अर्ध व्यास क्या होगा, ठीक है ना, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए 2 पार्क हैं, वृत्ताकार हैं, तो हम मान लेते हैं कि बड़े वाले पार्क का जो क्षेत्र मतलब रेडियस है, क्योंकि क्षेत्रफल वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, तो हमने मान लिया कि बड़े वाले क्षेत्रफल का रेडियस आर है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बड़े वाले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 2 छोटे वाले हैं तो इनका क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, अब पाई R2 स्क्वायर, है ना, R1 R2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। पाई दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस का R2 स्क्वायर। यहां तक बात आपको समझ में आ गई, यहां तक आप कर लेंगे। अब यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर, अब R1 देखिए क्या होगा, R1 ध्यान दीजिएगा, ये व्यास दिया गया है, व्यास लिखा है ना, व्यास के 2 वृत्ताकार पार्क हैं, तो ये व्यास है, तो व्यास का आधा होती है त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या आपकी 8 हो गई, इसकी त्रिज्या आपकी 6 हो गई। 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है, 6 का स्क्वायर आपका 36 होता है। इसका मतलब कैपिटल आर जो रेडियस हमारी आ जाएगी 10 आ जाएगी, 100 का वर्गमूल लेंगे 10 आ गई, 10 आ गई। प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया नए पार्क का अर्ध व्यास क्या होगा, तो नए पार्क का अर्ध व्यास क्या होगा, यही आपका हो जाएगा, है ना, यही आपका अर्ध व्यास हो जाएगा। जो रेडियस निकाले, अर्ध व्यास का मतलब होता है व्यास का आधा यानी त्रिज्या, तो यही वाला आपका हो गया, जो बड़ा वाला आप बना रहे हैं दोनों को मिला के। तो बस ऑप्शन नंबर पहला वाला क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था। चलिए यहां पर बताइए 39 नंबर का आंसर क्या होगा। उमंग 250 सेब बेचता है और उसे 50 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी यहां पर बेचने की बात कहे, विक्रय मूल्य दिया हो, हमने कई बार बताया, लाभ पूछे तो सबसे पहले जो बाद वाली वैल्यू लिखी है ना, इसको लिख लेते हैं। ट्रिक बताई है, लाभ कहा है तो दोनों का अंतर बटे में लिखेंगे। अगर यहां पर हानि पूछ लेता, अगर यहां पर हानि पूछ लेता, फिर दोनों को जोड़ के लिखते हैं, उल्टा करते हैं, लाभ पूछेगा डिफरेंस, हानि पूछेगा तो दोनों का क्या करते हैं, डिफरेंस लेंगे। तो देखिए लाभ पूछ रहा है तो लाभ में अंतर मतलब डिफरेंस लेंगे, तो 250 में से 50 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 245 आएगा, ठीक है ना।
245। लाभ के केस में उल्टा करते हैं, लाभ होगा तो माइनस करना है, इंटू 100। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से काट लीजिए, किससे कटेगा, 5 चौको 20, और यहाँ पर आएगा 5 चौको 20, 5 ना 45, ठीक है ना, और यहाँ पर 5 दाम में 50 हो जाएगा। यानी ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर आपको आ जाएगा, सॉरी 250 में से 50 माइनस करेंगे 200 आएगा, तभी हम कहें गड़बड़ क्यों हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। चलिए 50 बटे इसका डिफरेंस 200 आएगा ना, 200 लिखेंगे इंटू 100। बस इतना याद रखिए, लाभ में आपको अंतर लेना है, हानि में जोड़ देना है। ये यहाँ पे फिर 300 हो जाता अगर यहाँ हानि पूछता तो। बस इतना आपको याद रखना है। यहाँ पर आ जाएगा 25%। कितना आ जाएगा, 25%। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 39 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सवाल था। यहाँ पर देखिए 40 नंबर हमसे पूछा गया, 5 प्रेक्षण है x, x+2, x+4, x+6 का माध्य 11 दिया गया है, प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। अब देखो प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को देखिए आप कैसे करना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर माध्य यानी मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर तो ये इसके बराबर है, तो हम ये भी कह सकते हैं x+4 जो है इसकी वैल्यू 11 दी गई है, तो x बराबर आप कहेंगे x बराबर 7 आ गया। x बराबर 7 आ गया ना, तो पूछा गया प्रथम 3, यानी प्रथम 3 तो हमारे यहाँ तक हैं, तो इसका मतलब पहला हो जाएगा 7, दूसरा हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11। इन्हीं का फिर से माध्य पूछा गया है। माध्य मतलब सबको जोड़ दो और 3 से भाग कर दो, तो 7 9 होता है 16, 16 और 11 कितना होता है 16, और 10 26 1 37 हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर देखिए 9 7 16 27 हो जाएगा, 16 10 26 1 27, 27 बटा 3 कितना होता है 9। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, 40 नंबर का आपका क्या होगा, विकल्प नंबर जो होगा ए नंबर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 3 प्रेक्षणों का माध्य पूछा गया था। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है, यदि 3x² प्लस ax माइनस 12 पूर्ण रूप से x माइनस 8 द्वारा विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। अब पूर्ण रूप से बोल दिया है ना, तो इसका मतलब x माइनस 8 बराबर 0 लिख लेंगे, x बराबर आपका 8 आ जाएगा। जब भी इस तरीके से कहे कि पूर्ण विभाज्य है तो इसके बराबर 0 करके x की वैल्यू निकाल लीजिए, और यही x की वैल्यू इसमें आप रख दीजिए, आपकी a की वैल्यू निकल आएगी। चलिए रखते हैं 41 नंबर, देखते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे तो देखिए 3 लिखेंगे, पूर्ण विभाज्य है, रिमाइंडर 0 आएगा तो बराबर 0 तो करेंगे ही। 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 आएगा, प्लस का a लिखेंगे, गुणे 8 लिखेंगे, माइनस का 12 और बराबर में 0 जरूर करिएगा, तभी आप a की वैल्यू निकाल पाएंगे। यहाँ पर 3 गुणे 64 करेंगे तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेशन है कर लीजिए, यहाँ पर 192 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आएगा 8a बराबर, इसको आप ऐसा करिए, ये तो इधर जाएगा तो 12 तो हो जाएगा, है ना, प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस में आंसर आएगा, कन्फर्म में माइनस में आंसर आएगा। यहाँ पर आपका 8a बराबर 12 माइनस 192 हो जाएगा। अब 192 में से 12 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, और 180 में 8 से भाग देंगे तो यहाँ पर 180 भाग देंगे तो 8 दूनी 16, यानी यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए डी नंबर। डी नंबर आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा, माइनस में आंसर आएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक पाई चार्ट का प्रश्न आ गया है 42 नंबर, और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़िए और कोशिश करिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा क्या गया, एक विद्यालय में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 1200 हैं, और पूछा जा रहा है कि दी गई सूचनाओं के आधार पर कार द्वारा विद्यालय कितने आते हैं। देखिए कार से कितने लोग आते हैं, यहाँ पर डिग्री में दिया गया, यानी टोटल आपको रखना पड़ेगा 360। परसेंटेज केस में 100 रखा जाता है, और डिग्री केस में बटे में 360 लिखा जाता है। जिसका पूछा गया पहले उसको लिखिए, कार 150, टोटल हमारा है 360, और कितने छात्र हैं 1200, बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। आपका आंसर जो है आपका आ जाएगा, 0 0 काट लेंगे, 6 से काटेंगे 6 36, 6 दूनी 12, 0 आएगा, और काट लीजिए 3 दूनी 6, 3 पचे 15, और यहाँ पे काटेंगे 100, यानी 100 गुणे 5 500 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42 नंबर का सी नंबर क्या होगा, 42 नंबर का आपका 42 नंबर है ना, तो 42 नंबर का राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, 500 हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। चलो ये बेहतरीन सवाल है, और यहाँ पर आपको बताना है माध्य क्या होगा। देखिए जब भी माध्य में अगर अंक दिया हो, छात्रों की संख्या दी हो, एक तरीके से अगर टेबल बन के अगर माध्य पूछा जाता है, तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो वैल्यू होती है ना, ये एक्स की होती है, और ये वैल्यू आपकी एफ की होती है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्स एफ निकालते हैं। एक्स एफ क्या होता है, एक्स एफ क्या होता है, इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है, यानी इसका करेंगे तो 0 आएगा, इसको करेंगे 5 से कम 5 आएगा, इसका आएगा 8 आएगा, इसका आएगा 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 पंच 40। ये एक्स एफ निकाल लेंगे ना,
और इसके बाद माध्य का जो हम लोग फार्मूला पढ़े होंगे, टेबल वाला फार्मूला हमने पढ़ा होगा माध्य का, ये होता है सिग्मा एफ एक्स से बटे सिग्मा एफ होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब सिग्मा का मतलब होता है समेशन, यानी सम करना है। तो पहले आपको इन सबको जोड़ लेना है। अब फ्रीक्वेंसी हमारी ये दी गई थी ना 6 5 4 3 2 5, इनको भी जोड़ लेना है और डिवाइड कर देना है। तो कहने का मतलब छात्रों की संख्या जो फ्रीक्वेंसी तो क्वेश्चन में दिया है उसी से आपको डिवाइड करना है। बस आपको एक स्टेप और निकालना है, वो है क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्सेप। तो इनको जोड़िए, कितना आएगा 40 8 9 8 5, इनको सबको जोड़ेंगे तो आपका 70 आ जाएगा। और यहाँ पर जोड़ेंगे 6 5 11 4 15 3 18 तो 20 यानी 25 आ जाएगा। बस आपको 70/25 भाग कर देना है। भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2.8, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है माध्य निकालना आपको आ गया होगा। अब यहाँ पर बताइए क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा। लिखा गया है एक मोबाइल जब 6% लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि पर बेचने की तुलना में 870 रुपए अधिक मिलते हैं। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य क्या होगा। जवाब दीजिए, 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जब भी सवाल आपको लाभ दे दे 6% पे और हानि दे दे 6% पे, लाभ हानि 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 लाभ लाभ, तीन प्रकार की कंडीशन आती हैं। जब दोनों सेम होता है तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस लिया जाता है। जब अपोजिट हो, यानी ये प्लस है मतलब ये लाभ है, यहाँ नहीं अपोजिट है उल्टा है, तो उनको ऐड कर देते हैं। इतना आपको याद रखना, सेम साइन वाले ऐड होते हैं, सेम साइन वाले डिफरेंस उनका लिया जाता है और डिफरेंट साइन वाले ऐड किए जाते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए लाभ है हानि है, इनका सम हो जाएगा, यानी 6 और 6 जोड़ देंगे तो इनका जब डिफरेंस निकालेंगे ना तो ऐड हो जाएगा। तो 6 6 कितना आएगा 12%। 12% बराबर यहाँ पर कितना दिया गया है 870 के बराबर दिया गया है, इतना आपको कर लेना है। 12% बराबर दिया हुआ है 870 के बराबर। पूछा गया फोन का क्रय मूल्य क्या होगा, हमसे 100% की वैल्यू पूछा गया है, ये आपकी ट्रिक होती है। तो 870/12 करेंगे, अगूड़े 100 कर लेंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 4 त्रिका 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और यहाँ पर आएगा 3 दूनी 6, 3 27, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा, आगे क्या है, जीरो भी है। चलो ये हमारा आ गया। अब 290 गुणे 25 कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 44 नंबर है, आंसर बताइए क्या आएगा। गुणा करिए, गुणा करके बताइए क्या आंसर इसका आएगा। तो गुणा करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, देख लीजिए। तो गुणा करेंगे कितना आएगा बताइए। गुणा करने पे कितना आ रहा है 44 नंबर में, चलिए आ रहा है 7250 आएगा। चलिए 7250 आएगा, तो 7250 इस प्रश्न का क्या होगा, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, यहाँ पर बस इतना याद रखना है, लाभ हानि दे देगा तो दोनों को जोड़ दीजिएगा। अगर लाभ लाभ दे देगा तो डिफरेंस ले लीजिएगा। अब लाभ लाभ देगा तो 6 6 थोड़ा देगा, फिर कोई वैल्यू दूसरी देगा, सेम नहीं देगा, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 बताइए इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है अरुण की आय बाला की आय की 150% है, चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। यदि अरुण बाला और चंदू की कुल आय का 86,000 है तो चंदू की आय क्या होगी। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए पहले हम लिख लेते हैं अरुण, यहाँ पे अरुण है, फिर क्या है बाला है, फिर लास्ट में आपका चंदू है, ये आपने लिख लिया। अब जैसे जैसे प्रश्न का है वैसे वैसे आप करना है। अरुण की जो आय है बाला की आय की 150% है, यानी ये अगर हमने 100 मान लिया तो ये आपका आ जाएगा 150, 50% है ना, बोला ना बाला की आय का 150% है, तो 100 का 150% करेंगे तो 150 ही तो आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है चंदू की आय अरुण की आय की 120% है, यानी चंदू जो है इसका जो है 120% है, इसका मतलब 150 का हमें 120% करना पड़ेगा, है ना। कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 जीरो कट गए आपके, और 12 पंचे 60, 180 आ जाएगा, यानी ये आपका आ गया 180। अब और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। और कुछ कट रहा है क्या, 2 से 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलो अब नहीं कटेगा। 15 10 18 आ गया। अब प्रश्न में पूछा क्या गया, कुल आय पूछा गया है, तो पहले इनका देखिए कुल कितना हो रहा है, 15 10 25, 25 और 10 कितना होता है 35, 35 8 कितना होता है 43, यानी ये आ गया हमारा 43 बराबर टोटल दिया गया है 86,000, ठीक है ना, 86,000 दिया गया है। पूछा गया चंदू की बताइए, चंदू की कितनी है। अब यहाँ पर रेशियो बनाए हैं तो चंदू की तो आप मान के चलेंगे 18 है, यानी हमें 18 यूनिट हमें निकालना है। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 43 दूनी 86 होता है, यानी 2000 आ गया, और 2000 गुरे 18 कर देंगे ना तो 18 दूनी 36,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए 46 नंबर पूछा गया है, एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल वितरित होने वाले पैकेट्स हैं, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिलें मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो बहुत ही अच्छे से आपको सवाल पढ़ना है। 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल वितरित करना है, तो 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है, 12 होती है, बच्चे कितने हैं हमारे पास 8 हैं। तो पहले हम ये निकाल लेते हैं इनका एलसीएम क्या होगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, 12 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, तो आप एलसीएम कहेंगे 24 आएगा, 24 आ गया ना। अब हमें ये निकालना है पेंसिल की जो अब यही जो एलसीएम आता है ना, ये हम मान लेंगे हमारी पेंसिल की संख्या है, यानी अब हमको ये मालूम चल गया कि पेंसिल की जो संख्या टोटल कितनी है, 24 है। अब हमको पता चल गया। अब प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल के लिए पैकेट के पूछा गया है, तो पैकेट देखिए यहाँ पर 1 दर्जन में वितरित करना है, 1 दर्जन के मतलब पैकेट है, तो 1 दर्जन में 12 होती है ना, 24 में आपको 12 से भाग कर देना, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पैकेटों की जो न्यूनतम संख्या होगी कितनी होगी, 2 होगी, ऑप्शन नंबर। वैसे भी आप 24 में देखिए ना 12 के 2 ही पैकेट तो होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि क्या होगी, अच्छा प्रश्न है, जवाब बताइए। और पाई की वैल्यू 22/7 बोला गया है। देखिए कैसे लगाएंगे, पहले तो हम एक अर्धवृत्त बना लेते हैं इस तरीके का, ठीक है। देखिए पूरा अगर हम वृत्त बनाते हैं, इसका जो परिधि होती है 2πr होती है, अर्धवृत्त है आधा होगा यानी πr हो जाएगा। अब हमने कहा ये तो आपका रेडियस आधा होता है, ये भी रेडियस, ये डायमीटर होता है, यानी इसको हम ये भी तो कह सकते हैं कि ये 2r हो गया, ये 2r हो गया। यही आपकी परिधि, परिधि क्या होती है, एक बाउंड्री होती है ना चारों तरफ की। अर्धवृत्त जो बना है सेमी सर्कल, इसकी बाउंड्री ये भी आएगी और ये भी आएगी। तो एक तरीके से अर्धवृत्त की परिधि आपको याद हो गया होगा, πr + 2r होती है, πr + 2r होती है, πr + 2r होती है, ठीक है ना, πr + 2r होती है। अब इसमें आप चाहें तो r कॉमन ले लें तो पाई + 2 हो जाता है, यही फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। अर्धवृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है, r पाई + 2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। रेडियस हमें क्वेश्चन में कितना, ये व्यास है ना, तो रेडियस आधा हो जाएगा 14 गुणे पाई की वैल्यू क्वेश्चन में बोला है 22/7 है, अब प्लस का 2 कर लेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 22 7 दूनी 14, तो 14 और 22 कितना होता है, यहाँ पर जोड़ लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ तो आपको क्लियर हो गया। चलिए यहाँ पर देखते हैं 14 आएगा गुणे, एलसीएम लेना पड़ेगा ना इसमें, तो 22 और 7 दूनी 14, तो 22 14 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 36, 36/7 यानी 36/7, 7 दूनी 14, 36 दूनी 72 सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया है एक आयत की लंबाई चौड़ाई 4:3 है, लंबाई और विकर्ण का अनुपात पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मतलब आयत का विकर्ण होता क्या है, आयत का विकर्ण क्या होता है, देखिए आयत का विकर्ण, जैसे मान लो हमने आयत इस तरीके से बनाया, ये ए है, मान लो ये बी है, और विकर्ण कैसे निकालते हैं, ये तो 90 डिग्री हो गया, कर्ण बना लेता है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है। तो विकर्ण एक तरीके से √a² + b² होता है, रटा नहीं रहे, बस ये कॉन्सेप्ट होता है। तो आयत का जब हम विकर्ण निकालेंगे, आयत का जब हम विकर्ण निकालेंगे, डायगोनल जिसको कहते हैं विकर्ण, तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई के भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 4 के स्क्वायर 16 और यहाँ पर 9, यानी यहाँ पर आ जाएगा 25 का वर्गमूल 5। विकर्ण 5 आ गया है, लंबाई विकर्ण का पूछा गया है, लंबाई 4 है, विकर्ण 5, 4 5 हो जाएगा, बस सिंपल है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बताना है 49 नंबर, लिखा हुआ है एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है एक आयत के क्षेत्रफल से तिगुना है, आयत की लंबाई 5 स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर मतलब 25 से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी सीधे सीधे नहीं कह सकते हैं कि जो आयत की जो लंबाई है आपकी 30 सेंटीमीटर है, इतना उन्हें कहने में क्या दिक्कत है, जबरदस्ती उसको इतना बढ़ा के लिखे। अब बोला है कि उसकी चौड़ाई से तिगुना है, इसका मतलब जो चौड़ाई होगी 10 होगी, इसी से तिगुने का मतलब क्या हुआ कि 10 रहा होगा तभी तो 3 गुना 30 रहेगा, मतलब कुल मिला के लंबाई चौड़ाई को इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड में कहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमने कर ही लिया है। अब पूछा क्या गया है, क्वेश्चन को पढ़िए और पूछा क्या गया है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है वर्ग की परिधि क्या होगी, वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से तिगुना है। अच्छा, वर्ग का जो क्षेत्रफल है आयत के क्षेत्रफल से तिगुना है, तो पहले इसका क्षेत्रफल तो निकालो, इसका क्षेत्रफल आपका आएगा 300 आएगा, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हमारा होगा इसका 3 गुना हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका आ जाएगा 900, कितना आ जाएगा 900। चलो यहाँ तक आपने कर लिया। वर्ग का क्षेत्रफल अगर 900 है तो वर्ग की भुजा कितनी रहेगी, तो भुजा आप कहेंगे वर्ग की भुजा, भुजा तो आपकी 30 आ जाएगी, वर्गमूल ले लेंगे ना, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है,
वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल 900 है तो भुजा निकालना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसके वर्गमूल ले लेंगे, 30 आ गया। वर्ग की भुजा हमको पता चल गई, वर्ग की भुजा हमको पता चल गई 30 सेंटीमीटर है। अब बोला क्या गया, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि होती क्या, वर्ग की परिधि क्या होती है, देखिए वर्ग ये है, तो वर्ग की परिधि मान लो ये भुजा ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो अगर 30 30 है सबका समेसन ही तो परिधि होता है, या 30 गुणे 4 कर दीजिए, 30 चौको कितना होता है 120। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर आपका होगा 120 सेंटीमीटर होगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। लंबाई बोला था 5 स्क्वायर से 5 सेंटीमीटर अधिक, यानी लंबाई 30 है। बोला जो उसकी चौड़ाई से, जो का मतलब लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुना है, इसका मतलब ये लंबाई चौड़ाई हमारी 10 रही होगी। अब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे 300 आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल इससे 3 गुना यानी 900 है, वर्ग की भुजा निकाल लेंगे 30 आएगा, वर्ग की परिधि 4a होता है, 4 गुणे 3 कर देंगे, 4 इंटू 30 कर देंगे, 120 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, चलिए लास्ट प्रश्न है, इसका जवाब बताइए क्या होगा। एक वर्ग की भुजा एक वृत्त के व्यास की आधी है, वर्ग का क्षेत्रफल 1225 है। अब देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया गया है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता, भुजा स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल 1225 दिया है, हमने कहा ये तो भुजा भुजा निकालना है, तो आप कहेंगे यहाँ पर रूट ले लीजिए, तो वर्ग की भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, 1225 का वर्गमूल लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35, यानी 35 इसका वर्गमूल आएगा। तो भुजा हमको पता चल गई 35 है। अब वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखिए वर्ग का हमें भुजा पता चल गई ना। अब बोला क्या है प्रश्न में, आगे देखिए लिखा हुआ है वर्ग की भुजा, लिखा है वर्ग की भुजा जो है वृत्त के व्यास की आधी है, ठीक है ना, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है। बोला वर्ग की जो भुजा है वृत्त के व्यास, वृत्त का व्यास समझते हैं ना, वृत्त का व्यास ये मान लीजिए ये व्यास होता है, वृत्त के व्यास की क्या आधी है, तो इसका मतलब यहाँ पर रेडियस भी हमारा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, यानी 35 वो कह रहा है, यानी 35 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब सीधी सी बात है, वृत्त का व्यास 70 हो जाएगा ना टोटल, यहाँ पर 70 हो जाएगा, इसका आधा ही तो है 35, बस हो गया। अब यहाँ पर आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई की वैल्यू हमारी होती है 22/7, रेडियस हमने निकाल ही लिया है 35 गुणे 35 गुणे 35, बस सॉल्व कर लीजिए, 7 पन्ना 35 और 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10 से 11 गुणे 35, बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 पचे 55, यानी 3850 आएगा, 3850 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इस प्रश्न का, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज हमने देखिए आपके कंप्लीट कर दिए, और डेली क्लास आपको होती है शाम को ही, और जैसा भी सेशन लगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो